क्या हो अगर आप अर्थ से एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाओ जहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा पावर हो। ऐसे ही इस सीरीज के मेन कैरेक्टर के साथ होता है, जो कि अपनी सिंपल लाइफ जी रहा था, पर एक दिन उसे एक आदमी चाकू मार के मार देता है और वो अर्थ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में एक स्लाइम के रूप में रिइंकार्नेट होता है और वो एक गॉड जितना पावरफुल होता है। तो हम देखेंगे कि वो कैसे इन चैलेंजेस को पूरा करके सारे मॉन्स्टर्स पर रूल करेगा। तो सीरीज की शुरुआत में दूसरी दुनिया का एक बंदा अर्थ पर टोक्यो शहर को देख रहा होता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही हो रही थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे। फिर हमें एक लड़की और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो कि इस हमले से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी उस लड़की की माँ के ऊपर जलता हुआ घर गिर जाता है और वो दूसरी दुनिया का बंदा उस लड़की को टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लेता है। उसके बाद हमें 70 साल बाद टोक्यो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, देखा जाए तो मेरी लाइफ बहुत सिंपल है। कॉलेज के बाद एक बड़ी कंपनी में जॉब लग गई और अच्छे प्रमोशंस के बाद मेरी लाइफ और बेहतर हो गई। मैं 37 साल का हूँ और कमी है तो बस एक गर्लफ्रेंड की। वैसे देखा जाए तो मैंने 37 साल बिना गर्लफ्रेंड के निकाल दिए और अब भी गर्लफ्रेंड ना बने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसे उसका दोस्त आवाज लगाता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तमुरा आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, तो बताओ क्या बात है। तभी वो लड़की बोलती है, आप कैसे हैं, मैं सावातारी मीहो हूँ, मैंने आपको कई बार देखा है पर आज मिलने का मौका मिल गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हेलो मेरा नाम मिकामी सातोरू है, आप फेमस इसलिए मैं भी आपको जानता हूँ। तो मीहो बोलते, ये आप क्या कह रहे हैं। तो सातोरू बोलता है, हाँ मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो मीहो बोलती है, तो आप मेरे बारे में क्या क्या जानते हैं। तो तमुरा बोलता है, अरे ये तो तुमसे बस मजाक कर रहा है। और वो सातोरू से बोलता है, सेनपाई इसे और परेशान मत करो। तो सातोरू बोलता है, ठीक है, और अपने मन में बोलता है, अभी से ये हाल है, इसे शादी की सलाह चाहिए कि नहीं। उसके बाद तमुरा बोलता है, चलिए हम कहीं पर बैठ कर बात करते हैं। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं भीड़ में से एक आदमी चाकू लेके सीधा तमुरा के सामने आ रहा होता है। तो बीच में सातोरू आ जाता है और वो चाकू सातोरू को लग जाता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। जहाँ सातोरू को चाकू लगा था वहाँ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। सातोरू बोलता है, कितनी गर्माहट है, काश ये रुक जाए। तभी उसे एक सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, जो बोलती है, कंफर्मेशन पूरा हुआ, हीट रेजिस्टेंट एक्विजिशन सफल हुआ। सातोरू फिर बोलता है, मैं इस तरह चाकू के हमले से मर नहीं सकता। तो सिस्टम वापस से बोलती है, कंफर्मेशन पूरा हुआ, स्टार रेजिस्टेंट एक्विजिशन सफल हुआ, साथ ही फिजिकल अटैक्स एक्विजिशन सफल हुआ। फिर सातोरू बोलता है, दर्द हो रहा है। तो सिस्टम बोलती है, कंफर्मेशन पूरा हुआ, पेन रेजिस्टेंस एक्विजिशन सफल हुआ, आर्टिफिशियल बॉडी तैयार हो चुकी है। तामुरा बोलता है, सेनपाई अपनी आंखें खुली रखना, एम्बुलेंस अभी आ रही है। सातोरू बोलता है, ठंड लग रही है। तो सिस्टम बोलती है, फुल रेजिस्टेंस एक्वायर्ड, ये काम भी सफल हुआ। अब सातोरू तमुरा से बोलता है, मेरे घर में जो हार्ड डिस्क है उसे पानी में डाल देना ताकि उसका सारा डेटा मिट जाए। तो सिस्टम बोलती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की पावर प्राप्त हुई, इसके साथ ही पैरालिसिस इम्यूनिटी प्राप्त हुई। उसके बाद सातोरू मरते हुए बोलता है, सोचा नहीं था तुम्हारा ही मरना पड़ेगा, अगले जन्म में पूरा जोर लगा दूंगा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। सिस्टम बोलती है, साथ ही साथ आपको प्रेडिटर स्किल प्राप्त हुई। सातोरू बोलता है, अगर मैं 30 साल का एक जादूगर होता तो 40 साल तक की उम्र में मैं एक सेज बन जाता, या फिर एक ग्रेट सेज। सिस्टम बोलती है, दूसरों की स्किल कॉपी करने की पावर प्राप्त हुई और ये स्किल अपग्रेड हो चुकी है ग्रेट सेज में। सातोरू बोलता है, चुप हो जाओ, मुझे शांति और सुकून से अब जाने दो। और उसके बाद वो मर जाता है। अब वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट हो जाता है, जहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी उसके नीचे घास आ जाती है। तो वो बोलता है, ये घास है क्या। और तभी वो घास पिघल जाती है। वो बोलता है, मेरी आवाज, मैं बोल नहीं पा रहा, मुझे मेरा शरीर महसूस नहीं हो रहा। सातोरू बोलता है, ये मुझे क्या हो गया, मैं पहले कितना ताकतवर और स्ट्रॉन्ग था और अब मैं एक स्लाइम के रूप में पैदा हो गया, अरे यार। और अब वो जंप कर करके आगे बढ़ रहा था और वो बोल रहा था, इस शरीर के वैसे कुछ अलग ही फायदे हैं, मैं बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकता हूँ, पर फिर भी मैं घास क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर से खाली हूँ। और फिर वो बोलता है, मैं ये सब किससे कह रहा हूँ। और बोलता है, मैं तो पॉटी भी नहीं करता तो मैं ये घास खाता हूँ, वो जाता कहाँ है। तभी वो सिस्टम बोलती है, जवाब। तो ये सुनकर सातोरू डर जाता है। वो सिस्टम बोलती है, प्रेडिटर स्किल आपके पेट में मौजूद है। तो सातोरू बोलता है, ये आवाज तो मुझे मरते वक्त भी सुनाई दी थी, कौन हो तुम। तो वो सिस्टम बोलती है, मैं ग्रेट सेज की सिस्टम हूँ। अब सातोरू प्रेडिटर स्किल के बारे में पूछता है। तो सिस्टम बताती है, प्रेडिटर स्किल वो होती है जो कि किसी भी चीज को अब्सॉर्ब, कॉपी और उसके डुप्लीकेट को भी बना सकता है। तो सातोरू बोलता है, तो तुम मेरी खाई गई घास के बारे में बताओ। तो वो सिस्टम बताती है, ये एक जड़ी बूटी है जो कि सिर्फ मैजिकल एलिमेंट्स में ही मिलती है। तो सातोरू मैजिकल एलिमेंट के बारे में पूछता है। तो वो बोलती है, मैजिकल
एलिमेंट्स जो कि सिर्फ इस दुनिया में ही एक तरीके का एलिमेंट है। तो सातोरू बोलता है आसान शब्दों में समझाओ। तो वो सिस्टम बताती है मैजिकल एलिमेंट मैजिक क्यूल को कहते हैं। तो सातोरू समझ जाता है। अब वो सारी घास को देखकर बोलता है अच्छा तो मैं जड़ी बूटियों को अपने पेट में जमा करके दवाई बना सकता हूँ। तो सिस्टम बोलती है बिल्कुल सही। अब सातोरू तेजी से सारी घास खाते हुए उसे दवाई में बदलते जा रहा होता है। अब वो एक स्टोन के पास आता है तो वो सिस्टम बताती है ये भी एक यूनिक आइटम है, ये एक मैजिकल स्टोन है। तो फिर वो उसे भी खा जाता है। अब वो तेजी से सारे स्टोन को खाने लगता है, पर वो देख नहीं सकता था इसलिए वो तेजी से सब कुछ खाते हुए पानी में गिर जाता है। वो बोलता लगता है मैं पानी में गिर गया, स्लाइम तैर नहीं सकते, इसका मतलब मैं इस बार सच में मर जाऊंगा। वैसे दर्द तो नहीं हो रहा पर क्या मैं सांस ले रहा हूँ? तभी उसे एक आइडिया आता है और वो बहुत सारा पानी अपने मुंह के अंदर लेकर उससे प्रेशर बनाकर बाहर आ जाता है, जिस वजह से उसे एक न्यू स्किल मिल जाती है। सातोरू बोलता है तो बहुत तेज है और वो तेजी से जाकर एक शील्ड से टकरा जाता है और उस वजह से उसका एक हिस्सा डैमेज हो जाता है, पर उसकी सिस्टम बताती है कि आप इसे रीजनरेट कर सकते हैं और वो उसे रीजनरेट कर लेता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि बोलता है तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है नन्हे जी? तो वो इधर उधर देखकर बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो वो बंदा बोलता है तुम बस जवाब दो। सातोरू बोलता है मेरे पास मुंह ही नहीं है तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कैसे दूं? तो वो बंदा बोलता है ओए। तो सातोरू बोलता है ए चुप कर गंजे। तो वो बंदा बोलता है क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तक किसी ने मुझे गंजा नहीं कहा था। फिर वो बहुत जोर से चिल्लाता है जिसकी दहाड़ सुनकर सातोरू डर जाता है। फिर वो बंदा बोलता है लंबे अरसे के बाद मेहमान को देखकर मैं प्यार से बात करने वाला था, पर लगता है तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। तो सातोरू बोलता है गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम सुन लोगे, मेरे पास तो मुंह भी नहीं है और आंखें भी नहीं है। तो वो बंदा हंसते हुए बोलता है वही सोचूं कि कोई मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, तुम सच में अंधे हो? तो ठीक है तो मैं तुम्हें आंखें देता हूँ। पर सातोरू को इससे कुछ समझ नहीं आता। वो बंदा बोलता है मैं तुम्हें आंखें तो जरूर दे रहा हूँ पर कुछ शर्तें हैं। तो सातोरू पूछता है मुझे क्या करना होगा? तो वो बंदा बोलता है तुम बस मुझे यहाँ से देखकर भाग मत जाना। सातोरू पूछता है बस तुम्हें मुझसे इतना ही चाहिए? तो वो बंदा बोलता है दरअसल मुझे 300 साल पहले यहाँ कैद कर दिया गया था, उस दिन से मैं यहाँ अकेले रहते रहते यहाँ परेशान हो चुका हूँ। सातोरू बोलता है तुम्हें यहाँ कैद करके रखा हुआ है तो आजाद होने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो बंदा बोलता है बढ़िया, मैजिकल सेंस नाम की एक स्किल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो? तो सातोरू बोलता है नहीं कर सकता। वो बोलता है अपने आसपास के मैजिक क्यूल को सेंस करो। तो सातोरू बोलता है ठीक है मैं कोशिश करके देखता हूँ। फिर वो कोशिश करता है तो वो हर जगह को देख पाता है। सिस्टम बोलती है एक्स्ट्रा स्किल मैजिकल सेंस रिक्वायर्ड। तो सातोरू बोलता है इतनी आसानी से, और ये एक्स्ट्रा स्किल क्या है? तो सिस्टम बताती है एक्स्ट्रा स्किल यानी दूसरी स्किल से बेहतर और ज्यादा ताकतवर। फिर वो मैजिकल सेंस का इस्तेमाल करता है जिस वजह से वो हर जगह को क्लियर देख रहा होता है। फिर वो उस बंदे के पास जाता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं ठीक से देख सकता हूँ और सुन सकता हूँ। पर जब वो उसे देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। सातोरू बोलता है ड्रैगन। तो वो ड्रैगन उसे अपने पास बुलाता है तो वो धीरे धीरे सरकते हुए उसके पास जाता है। वो ड्रैगन बोलता है तो अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम है स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा, इस दुनिया के 4 असली ड्रैगन में से एक मैं हूँ। फिर वो हंसने लगता है ये ज्यादा हो गया। फिर वो सातोरू से बोलता है ओए तुम्हें शर्त तो याद है ना? तो सातोरू डरते हुए बोलता है बिल्कुल बिल्कुल मेरे को याद है और मैं तुमसे डर नहीं रहा, मुझे थोड़ा काम है तो मैं अभी आता हूँ। और वो वहाँ से पतली गली पकड़ के निकलने लगता है। तो वेल्डोरा बोलता है रुको। तो वो रुक जाता है। वेल्डोरा बोलता है ये तो काफी अबनॉर्मल है क्योंकि स्लाइम तो ना समझने वाले एक नॉर्मल मॉन्स्टर होते हैं, फिर भी तुम्हारे पास दिमाग है, तुम बाकी स्लाइम से अलग हो। तो सातोरू पूछता है अलग मतलब क्या होता है? तो स्टॉर्म ड्रैगन बताता है स्पेशल एबिलिटी वाला जीव। सातोरू बोलता मुझे कुछ समझ नहीं आया, दरअसल मैं पिछले जन्म में एक इंसान था, किसी ने चाकू मार के मेरा मर्डर कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ आ गया। तो वेल्डोरा बोलता है इसका मतलब तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। सातोरू बोलता है इसका मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं स्लाइम बनकर पैदा हुआ। तो वेल्डोरा बताता है इसका मतलब तुम बिल्कुल ही अलग तरीके से इस दुनिया में आए हो, क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई दूसरी दुनिया से आता है इसका मतलब उसे सिर्फ समन किया गया है, लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई रिइंकार्नेट होकर नहीं आया है। तो ये सुनकर सातोरू बोलता है तो मैं भी उन लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो वेल्डोरा बोलता है क्या इसका मतलब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? तो सातोरू बोलता है ये तो दुखी हो गया और बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए थोड़ी देर रुक जाता हूँ, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। तो ये सुनकर वेल्डोरा बहुत खुश हो जाता है। अब सातोरू उससे पूछता है ये बताओ तुम्हारे जैसे इतने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को किसने यहाँ पर कैद किया? तो स्ट्रॉन्ग ड्रैगन बताना शुरू करता है 300 साल पहले भूल से मैंने एक शहर को
भस्म कर दिया था। उस टाइम मुझे मारने के लिए वहाँ पर कोई था। ये सच है कि मैंने उसे कमजोर समझा और उसके साथ लड़ाई करने में अपनी भूल कर दी। मैंने लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर फिर भी मैं उससे जीत नहीं पाया। तो सातोरू पूछता है, वेल्डोरा तुम तो खुद ही इतने ताकतवर दिखते हो, तो क्या वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर थी? तो वेल्डोरा बोलता है, हाँ, इंसान उसे हीरो बुलाते थे। और उसे बताता है, फाइट के दौरान उसने मुझे अपनी यूनिक स्किल से हरा दिया और उसने हमेशा के लिए मुझे यहाँ कैद कर दिया। तो सातोरू पूछता है, इसका मतलब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते? तो वेल्डोरा बोलता है, हाँ, वो हीरो खुद को समन कहती है। तो सातोरू पूछता है, क्या कहा समन? क्या ये दूसरी दुनिया के जीवों से अलग है? तो वेल्डोरा बताता है, 30 से भी ज्यादा जादूगर जब मिलकर रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो दूसरी दुनिया से एक इंसान को बुलाया जाता है जिसे हम समन कहते हैं। तो ये सुनकर सातोरू एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, यहाँ जादूगर भी है, ये तो बिल्कुल गेम जैसा है। वेल्डोरा बताता है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक वेपन की तरह काम आए। तो सातोरू बोलता है, वेपन? तो फिर वेल्डोरा बोलता है, हाँ, वेपन समनर के लिए। समन समनर की आज्ञा का पालन करे, इसलिए समन के अंदर एक कर्स को डाल दिया जाता है। यहाँ पर वही राजा होता है जो कि सब पे रूल करता है। सातोरू बोलता है, जब से तुम्हें उस हीरो ने कैद किया, तुम जब से यहाँ पे खाली बैठे हो? वेल्डोरा बोलता है, हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं इतना खाली हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। अब सातोरू पूछता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो वेल्डोरा बोलता है, क्या कहा? स्लाइम होकर मुझसे एक ताकतवर स्ट्रॉन्ग ड्रैगन से दोस्ती करना चाहते हो? तो सातोरू बोलता है, हाँ, अगर कोई दिक्कत है तो रहने दो। तो वेल्डोरा बोलता है, मैंने कब कहा कि मुझे कोई परेशानी है? तो सातोरू बोलता है, अच्छा, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? वेल्डोरा बोलता है, तुम इतना ही जोर लगा रहे हो तो मैं इसके बारे में एक बार सोचूंगा। तो सातोरू बोलता है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम नखरे दिखा रहे हो। दोस्त नहीं बनना तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वेल्डोरा बोलता है, ओह, क्या मुसीबत है? ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। तो सातोरू बोलता है, बहुत जल्दी मान गए, ठीक है, मुझे खुशी हुई। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो वेल्डोरा भी बोलता है, हाँ, मुझे भी। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। सातोरू बोलता है, पहले मेरी लाइफ कितनी ज्यादा सिंपल थी, पर इसके बाद मैं मर गया और स्लाइम बनकर इस दुनिया में पैदा हुआ और स्टॉर्म ड्रैगन से दोस्ती की। पता नहीं ताम्बूरा ने हार्ड डिस्क से सारा डेटा डिलीट कर दिया होगा ना। अच्छा होगा अगर उसने कुछ देखा ना हो। यहाँ अर्थ पर तम्बूरा उसके कंप्यूटर को उठाकर पानी में डाल देता है और बोलता है, ऊपर वाला आपकी आत्मा को शांति दे। अगर मेरे लड़का हुआ तो मैं अपने लड़के का नाम आपके नाम पर रखूंगा। उसके बाद हमें फिर से उन दोनों को दिखाया जाता है। सातोरू बोलता है, अब जब तुम मेरे दोस्त बन गए हो तो तुम यहाँ कैद हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सुनकर वेल्डोरा उसे अपनी प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। तो सातोरू बोलता है, मुझे इतने प्यार से मत देखो, अगर कोई लड़की होती तो अलग बात थी, लेकिन तुम तो ड्रैगन हो। वेल्डोरा बोलता है, अगर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। अब सातोरू आगे बढ़कर अपने सिस्टम से बोलता है, तुम इस शील्ड की जांच करो, पर उस सिस्टम को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो सातोरू वेल्डोरा से बोलता है, मेरे पास एक सजेशन है। तो वेल्डोरा पूछता है, क्या? तो सातोरू बोलता है, क्या तुम मेरे पेट में आना चाहोगे? तो ये सुनकर वेल्डोरा शांत हो जाता है। फिर सातोरू अपना प्लान उसे बताता है कि मैं ग्रेट सेज और प्रेडिटर स्किल का यूज करके इस शील्ड की जांच करता हूँ और तुम अंदर से इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो। डरना मत, तुम मेरे पेट के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? तो ये सुनकर वेल्डोरा फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। फिर से ज्यादा हो गया। ये देखकर सातोरू घबरा जाता है। अब वेल्डोरा बोलता है, मजा आएगा, करके देखते हैं। तो सातोरू बोलता है, तुम इतनी आसानी से मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार हो? वेल्डोरा बोलता है, बिल्कुल, यहाँ पर बैठे बैठे तुम्हारा इंतजार करने से अच्छा तुम्हारे साथ जाकर इसको तोड़ने का हल निकाला जाए। तो सातोरू बोलता है, तो बहुत बढ़िया प्लान है। और बोलता है, अच्छा ठीक है, तो मैं प्रेडिटर स्किल से। तभी वेल्डोरा बोलता है, रुक जाओ, जाने से पहले मैं तुम्हें नाम देना चाहूंगा, वो भी अपने नाम पर। तो सातोरू बोलता है, क्या? तो वेल्डोरा बोलता है, ये बिल्कुल फैमिली नेम जैसा है, पर मेरा दिया हुआ नाम तुम्हें और पावरफुल बना देगा। और अभी तुम्हारा कोई नाम नहीं है, पर इसके बाद तुम नाम वाले मॉन्स्टर बन जाओगे। तो ये सुनकर सातोरू बोलता है, नाम वाला मॉन्स्टर, ये तो बढ़िया है। सातोरू बोलता है, तो मैं भी तुम्हारा एक नाम रखना चाहूंगा। तो वेल्डोरा बोलता है, मेरे लिए कोई बढ़िया नाम रखना। सातोरू बोलता है, और तुम भी। फिर सातोरू एक बढ़िया सा नाम सोचकर बोलता है, टेम्पेस्ट नाम कैसा रहेगा? तो वेल्डोरा चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने मेरे लिए टेम्पेस्ट नाम सोचा? सातोरू पिघल जाता है और बोलता है, अगर बढ़िया नहीं
नहीं लगा तो मैं दूसरा नाम बताता हूँ। वेल्डोरा बोलता है कमाल का नाम है, आज से मेरा नाम वेल्डोरा टेम्पेस्ट है। अरे भाई यार ये ड्रैगन इतना चिल्लाता क्यों है? तो सातोरू वापस से सही हो जाता है और बोलता पसंद आ गया। अब वेल्डोरा बोलता है आज से तुम्हारा नाम होगा रिमूरू। तो सातोरू बोलता है रिमूरू ये नाम मुझे पसंद आया। वेल्डोरा बोलता है आज से तुम्हारा नाम रिमूरू टेम्पेस्ट होगा। जैसे ही उसे ये नाम मिलता है उसके शरीर के साथ कुछ होने लगता है और वो नाम उसके आत्मा पर छप जाता है। अब रिमूरू वेल्डोरा स्टॉर्म का नाम वेल्डोरा टेम्पेस्ट रख देता है। अब रिमूरू वेल्डोरा से बोलता है हम बहुत जल्द ही मिलेंगे। वेल्डोरा बोलता है हाँ मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा। अब रिमूरू अपने यूनिक स्किल प्रेडिएटर का यूज करता है और वो उस शील्ड को पूरी तरह से कवर कर लेता है और अपने पेट में उसे स्टोर कर लेता है। रिमूरू बोलता है ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, हम इतनी बातें क्यों कर रहे थे? फिर उसकी सिस्टम बोलती है मैं इसकी जांच कर सकती हूँ। रिमूरू बोलता है हाँ कर लो। अब रिमूरू हमें बताता है आज दुनिया में से एक सबसे पावरफुल मॉन्स्टर लापता हो गया, जिस वजह से सब लोग कंफ्यूज हो गए। वेल्डोरा जिस गुफा में बंद था वो जुरा नाम के जंगल में थी और इस जंगल के आसपास काफी सारे देश हैं और उनमें से एक देश है ब्लू मून स्टेट। फिर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जिसमें से एक वहाँ का मिनिस्टर होता है और उसका नाम ब्रेन बैलियड होता है। वो दूसरे बंदे से बोलता है स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा की कहानी तो तुम जानते ही होगे। फिर दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि फ्री यूनियन का लीडर होता है और उसका नाम फेडरेशन फ्यूज होता है। वो बोलता है बिल्कुल जानता हूँ। तो ब्रेन बोलता है क्या तुमने गिल्ड मास्टर होने के नाते कुछ सोचा? तो फ्यूज बोलता है हाँ ज्यादा कुछ खास नहीं सोचा। ब्रेन बोलता है तुम्हें पता भी है वेल्डोरा के गायब होने की वजह से बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर रिलीज हो सकते हैं। फ्यूज बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। ब्रेन बोलता है अगर ऐसा हुआ तो जंगल जुरा के आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। फ्यूज बोलता है तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो, रात में सोए नहीं थे क्या? देखो हम दोनों बचपन के दोस्त थे इसलिए ये सब चलता ही रहेगा, लेकिन गिल्ड मास्टर होने के नाते मैं अपने हिसाब से जंगल की छानबीन करवा रहा हूँ। तो ब्रेन बोलता है ठीक है संभाल लेना। अब हमें रिमूरू को दिखाया जाता है जो कि जंप करके आगे जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है वेल्डोरा को खाए हुए आखिर कितने दिन हो गए होंगे। और फिर वो हमें बताता है गुफा से बाहर निकलने के लिए मैं यहाँ से वहाँ भटकता रहा और जो रास्ते में स्टोन और जड़ी बूटियां मिली उन्हें खाकर जमा करते रहा। और वो साथ ही साथ 2-3 तरीके के स्किल सीख लेता है, एक तो वाटर पे तैरना और दूसरा वाटर कैनन ब्लेड जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। रिमूरू ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा था तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा पाइथन आ जाता है जिसे देखकर रिमूरू की चीख निकल जाती है। रिमूरू खुद से बोलता है ये तो मुझे आगे जाने नहीं देगा, लेकिन ये वेल्डोरा के सामने तो कुछ भी नहीं है, ये इतना भी डरावना नहीं है, तो चलो इसकी बैंड बजाई जाए। और वो तेजी से उसके पीछे जाकर वाटर कैनन ब्लेड का यूज करता है जिससे उस सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। रिमूरू बोलता है इसकी धार तो बड़ी तेज है, इसको सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर वो बोलता है 1 मिनट, अगर मैं यूनिक स्किल प्रेडिटर का यूज करके इसे खाऊं तो क्या इसकी स्किल मुझे मिल जाएगी? चलो खा कर देखता हूँ। और वो जंप करके उसके शरीर को खा लेता है और फिर वो बोलता है इसका टेस्ट तो बहुत बुरा है अच्छी जी। फिर उसकी सिस्टम बोलती है एनालिसिस पूरा हुआ और उसे 2 स्किल मिलती है, एक पॉइजनस ब्रेथ और दूसरा पॉइजनस थ्रो, और साथ ही साथ वो उसमें ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया स्किल है। और फिर वो बोलता है चलो और भी स्किल इकट्ठा करता हूँ और वो आगे जाकर एक लिजर्ड से फाइट करता है। वो स्नेक में ट्रांसफॉर्म होकर के पॉइजनस ब्रेथ का यूज करता है जिससे वो लिजर्ड पिघल जाती है। ये देखकर रिमूरू बोलता है जहरीली सांस का इस्तेमाल ना करूँ तो बेहतर है। अब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक सेंटीपेट मिलता है तो वो उसे भी वाटर कैनन ब्लेड से मार देता है। फिर वो आगे जाता है तो उसे एक स्पाइडर मिलती है और फिर वो वापस से वाटर वेपन का यूज करके कई सारे अटैक करता है जिससे उस मकड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए तो सुना था, पहली बार देखा है कि एक मकड़ी के टुकड़े 1000 हुए। अब वो स्पाइडरमैन की तरह लटक लटक करके आगे जाता है जहाँ पर उसे मकड़ी के जाले में एक बैट मॉन्स्टर दिखता है जो कि रो रहा होता है। रिमूरू उसे भी मार देता है और उसकी एक स्किल की मदद से अब बात भी कर पा रहा होता है। अब वो कुछ दिनों बाद उस गुफा के एग्जिट पर पहुंच जाता है, तभी वहाँ का गेट खुलता है और 3 लोग अंदर आते हैं। उन्हें देखकर रिमूरू छुप जाता है। उनमें से एक बंदा बोलता है चलो अच्छा ये खुल गया, लगता है इसमें जंग लग गया था। दूसरा बंदा बोलता है ये तो होना ही था, 300 सालों से यहाँ कोई नहीं आया है। उनमें से वो लड़की बोलती है अचानक कोई हमला तो नहीं करेगा ना। रिमूरू उन तीनों को छुप कर देख रहा होता है। वो सोचता है कि मैं उनसे बात करूं, पर वो सोचता है अगर मैं अचानक गया तो कहीं वो मुझ पर अटैक न कर दे। अब पहला बंदा बोलता है चलो अब हम अंदर चलते हैं और वो इनविजिबल स्पेल का यूज करके गायब हो जाते हैं। ये देखकर रिमूरू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो लोग गायब तो हो गए थे पर उनके पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। रिमूरू देखता है कि वो लोग चले गए तो वो जल्दी से बाहर निकलने लगता है। तभी उस लड़की को एक मॉन्स्टर महसूस होता है तो वो पीछे घूमकर देखती है। वो दोनों पूछते हैं क्या हुआ, तो
तो वो बोलते हैं मुझे लगा कोई मॉन्स्टर हमारा पीछा कर रहा है। अब रिमूरू बाहर आकर वहाँ की वादियों के मजे लेने लगता है और उसे वेल्डोरा की भी याद आ रही होती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गॉबलिंग आ जाते हैं। वो लोग साथ में हथियार लाए थे लेकिन वो लोग रिमूरू से बहुत डर रहे होते हैं। उनमें से एक गॉबलिंग पूछता है, ए बलवान जीव, आखिर आप इस इलाके में क्या करने आए हैं? तो ये सुनकर रिमूरू इधर उधर देखने लगता है और बोलता है, क्या तुम मुझसे कह रहे हो? तो मॉन्स्टर अपनी मुंडी हिलाने लगता है। अब वो चमगादड़ की साउंड वेव इसके लिए यूज करके बात करने लगता है। वो बोलता है, हंसते मिलकर खुशी हुई, और वो बहुत ज्यादा जोर से बोल रहा होता है। वो बोलता है, मैं हूँ स्लाइम रिमूरू। इसकी आवाज सुनकर वो सारे गॉबलिंग अपने घुटनों पर आ जाते हैं और बीच वाला गॉबलिंग बोलता है, आपके पावर का एहसास अब हमें अच्छे से हो गया है, हो सके तो अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर लीजिए। रिमूरू बोलता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। फिर वो बोलता है, तो बताओ क्या मुझसे कोई काम है? तो वो गॉबलिंग बोलता है, ताकतवर मॉन्स्टर का एहसास होने पर हम यहाँ चले आए। तो रिमूरू बोलता है, मुझे तो ऐसा कोई एहसास नहीं हो रहा। तो गॉबलिन बोलता है, आप मजाक मत करिए, आपका ये वाला रूप देखकर हम धोखे में नहीं आने वाले। वो गॉबलिन बोलता है, हे बलवान जीव, आपकी पावर्स को देखने के बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पर रिमूरू को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। अब हमें उन गॉबलिन्स के गाँव का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा गॉबलिन बोलता है, हम आपका स्वागत करते हैं, मैं यहाँ का सबसे बुजुर्ग गॉबलिन हूँ, हमें आपसे कुछ मदद चाहिए। तो रिमूरू पूछता है, तो आप मुझसे कैसी मदद चाहते हैं? वो बुढ़ाऊ बोलता है, हमारे महान रक्षक 1 महीने पहले गायब हो गए, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ रहे हैं और हमारे गांव को तबाह कर रहे हैं। तो रिमूरू बोलता है, महान रक्षक यानी वेल्डोरा? ताऊ बोलता है, हमने उनसे बहुत लड़ने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो रिमूरू बोलता है, लेकिन मैं तो एक स्लाइम हूँ, तो इसलिए आप किसी भी चीज को लेकर मुझसे ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। तो बुढ़ाऊ बोलता है, ये बहुत मासूम है ना? तो गॉबलिन बोलता है, हाँ आप सही कह रहे हैं। और वो बुढ़ाऊ बोलता है, एक बात तो मैं पक्के से कह सकता हूँ, एक साधारण स्लाइम इतनी ज्यादा एनर्जी अनलीश नहीं कर सकता है। तो ये सुनकर रिमूरू अपने सिस्टम से बोलता है, ग्रेट सेज, तुम मुझे अपने आप को देखने दो। तो फिर वो ऐसा कर देती है और जब वो देखता है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। ये देखकर रिमूरू के पसीने छूट जाते हैं। वो समझ जाता है कि इसी वजह से सब मुझे इतना पावरफुल समझ रहे थे। फिर वो बोलता है, मैं आपकी बात मानता हूँ, और फिर वो अपनी सारी एनर्जी को अपने अंदर रख लेता है। वो बुढ़ाऊ बोलता है, अच्छा तो आप हमारा टेस्ट ले रहे थे? तो रिमूरू बोलता है, हाँ, और आप उस टेस्ट में पास हो चुके हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, गुफा वाले लोगों ने तो मेरे को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। अब वो बुढ़ाऊ बताना शुरू करता है कि क्या हुआ था। वो बताता है कि ईस्ट की तरफ से मॉन्स्टर भेड़िए डायर वुल्फ आए और लड़ाई शुरू कर दी और बहुत सारे गॉबलिन्स को मार डाला। उनमें से एक ज्यादा पावरफुल था पर वो भी मारा गया। बुढ़ाऊ बताता है, उन वुल्फ्स की संख्या लगभग 100 होगी। तो रिमूरू पूछता है, और यहाँ की संख्या? तो वो बताता है, यहाँ सिर्फ 60 गॉबलिन्स हैं। तो रिमूरू बोलता है, ये तो बहुत ही कम है, ऐसे में जीता नहीं जा सकता। वो नामी गॉबलिन कौन था? तो बुड्ढा बोलता है, जिस महान योद्धा की आप बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, वो मेरा खून था, वो था मेरा बड़ा बेटा, इसका बड़ा भाई। रिमूरू बोलता है, समझ गया, पूछने के लिए माफी चाहता हूँ। अब रिमूरू बोलता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वो बोलता है, जी पूछिए। तो रिमूरू बोलता है, अगर मैं आपके विलेज को बचाता हूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? पर अपने मन में बोलता है, वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उनके सामने मुझे थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। तो बुड्ढा बोलता है, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम सदा आपके आभारी रहेंगे, हमें सुरक्षा की आवश्यकता है, हम आपके वफादार रहेंगे, हम वचन देते हैं। रिमूरू बोलता है, पुरानी यादें ताजा हो गई। फिर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका जूनियर बोलता है, सनपाई प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो सातोरू बोलता है, अब कर भी क्या सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। तभी बाहर एक डायर वुल्फ आ जाता है और वो हाउल कर रहा होता है। सब बाहर आकर उसे देखने लगते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। रिमूरू बोलता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हें हरा देंगे। तो बुढ़ाऊ पूछता, मतलब आप हमारी मदद करेंगे? तो रिमूरू बोलता है, हाँ। तो ये सुनकर सब उसके सामने झुक जाते हैं। रिमूरू बोलता है, सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर वो हमसे बोलता है, और मैं इस तरह गॉबलिन्स का लीडर बन गया और साथ ही साथ उनका रक्षक भी। उसके बाद वो सबको एक जगह पर खड़ा करके देखता है और बोलता है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। फिर वो पूछता है, तुम्हें पता है यहाँ हो क्या रहा है? तो एक गॉबलिन बोलता है, हाँ, हमें यहाँ पर अपने गाँव की रक्षा के लिए अपनी जान भी देनी होगी। तो सब बोलते हैं हाँ। तो रिमूरू बोलता है, परेशान मत हो, हिम्मत से काम लो और जितना हो पाए उतना ही करो। और फिर अपने आप से बोलता है, बहुत अच्छी बात बोली मैंने। और फिर वो बोलता है, सबसे पहले मुझे घायलों के पास ले चलो। तो बुढ़ाऊ उसे लेकर जाता है। वो देखता है कि वहाँ बहुत ज्यादा लोग घायल हैं और फिर
फिर वो बोलता है इन्हें तो काफी चोटें आई हैं, मैं इन्हें ठीक करने की कोशिश करता हूँ, और वो उसे अपने अंदर लेकर बाहर फेंकता है जिससे उसकी चोटें सही हो जाती है। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रिमूरू बोलता है अरे वाह, कोशिश करने से हो गया, मैंने अपने अंदर जो दवाई उससे मैंने इसको हील कर दिया। और वो बारी बारी करके सबको ऐसे ही अपने अंदर लेके बाहर फेंकता है और वो लोग ठीक होते जाते हैं। ये देखकर वो सारे गॉब्लिन फिर से उसके सामने झुक जाते हैं। अब वो सबको ठीक करने के बाद बोलता है हमें गाँव की सुरक्षा के लिए फेंस बनाने होंगी। तो वो लोग अपनी मुंडी हाँ में हिला देते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायर वुल्फ्स वहाँ आ गए होते हैं। उन डायर वुल्फ्स का लीडर बोलता है आज रात हम उस गॉब्लिन के विलेज को खत्म कर देंगे और उसके बाद जुरा के जंगल पर हमारा राज होगा, सिर्फ हमारा राज। तो ये सुनकर उसके साथी हाउल करते हैं और वो सारे भेड़िए गांव के बाहर आ जाते हैं। उन भेड़ियों का लीडर रिमूरू को देखकर बोलता है एक मामूली सा स्लाइम। रिमूरू बोलता है अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं करूंगा, तो तुम सब यहाँ से जाओ। तो वो भेड़िया बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और फिर अपने साथियों से बोलता है कुचल डालो उस फेंस को, आज मुझे खून की बारिश देखनी है। अरे मैं क्यों हाउल करने लगा। अब उसके सारे साथी उस गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वो सारे गॉब्लिन्स तीर चलाकर उन भेड़ियों को मारने लगते हैं। तो ये देखकर उन भेड़ियों का लीडर गुस्से में रिमूरू पर अटैक करने जाता है। उसका बेटा चिल्लाता पिताजी, पर वो नहीं रुकता और वो तेजी से जाता है। फिर जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है रिमूरू अपने ट्रैप में उसे पकड़ लेता है। वो भेड़िया बोलता है तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तो रिमूरू वाटर कैनन का यूज करके उसका गला काट देता है। अब रिमूरू सारे डायर वुल्फ से बोलता है तुम्हारा लीडर हार चुका है, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते, या तो तुम यहाँ से भाग जाओ या तो फिर अपनी जान गवाओ। पर भेड़िए वहाँ से नहीं जाते। फिर रिमूरू अपनी स्किल का यूज करके उस भेड़िए की बॉडी को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके रूप में आ जाता है। और फिर सबसे बोलता है सुनो इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर अगली बार मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और फिर वो बहुत जोर से चिल्लाता है, पर फिर भी वो सारे भेड़िए आगे बढ़ने लगते हैं और रिमूरू के पास जाकर उसके सामने झुक जाते हैं। और उस भेड़िए का बेटा बोलता है हमारा झुंड आपकी सेवा में हाजिर है। ये देखकर वो सारे गॉब्लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो लोग जीत गए। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे डायर वुल्फ और गॉब्लिन्स थे। रिमूरू बोलता है क्या करूँ, गॉब्लिन्स के साथ साथ इतने सारे डायर वुल्फ को कौन रखेगा। फिर रिमूरू कुछ सोचकर बोलता है तो फिर सब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से तुम गॉब्लिन्स और डायर वुल्फ एक साथ जोड़े बनाकर रहोगे, जिस पर सब मान जाते हैं। रिमूरू बोलता है तो अब हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, रोटी, कपड़ा और मकान, पर सबसे पहले तुम सब अपना नाम बताओ। तो बुढ़ाऊ बोलता है हमारे कोई नाम नहीं है। रिमूरू बोलता है अगर नाम होता तो काम आसान हो जाता, चलो कोई बात नहीं मैं तुम सबको नाम दूंगा। ये सुनकर सारे गॉब्लिन्स हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। रिमूरू बोलता है सिर्फ नाम मिल जाने से ये लोग इतने खुश हो रहे हैं। वो सबसे पहले उस बुढ़ाऊ का नाम रखता है रिगर्ड और उसके बेटे का नाम रखता है रिगुरू। नाम मिलने पर वो बुढ़ाऊ और उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। रिमूरू को कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब वो बारी बारी से सबका नाम देने लगता है। पहले बंदे का नाम रखता है गोबूता, दूसरे का गोबूची, तीसरे का गोबुत्सु, चौथे का गोबूते, 5वें का गोबुजो। अब रिगर्ड उसके पास आकर के बोलता है आपने हम सबके नाम रखे, हम उससे बहुत खुश हैं, पर क्या आप सबका नाम एक ही दिन में रखेंगे तो वो सही होगा। तो रिमूरू बोलता चिंता मत कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो रिगर्ड बोलता आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, और फिर वो नाम रखना कंटिन्यू रखता है। अब सारे गॉब्लिन्स के नाम पूरे हो जाते हैं। अब डायर वुल्फ्स की बारी आती है जो सारे अपनी पूंछ हिला रहे थे। अब उस लीडर का बेटा सामने आता है तो रिमूरू नाम सोचकर उसका नाम रांगा रख देता है। तभी रिमूरू पिघलने लगता है। तभी उसकी सिस्टम बोलती है वार्निंग, शरीर के अंदर मैजिकल एलिमेंट्स बहुत कम हो चुके हैं, स्लीप मोड ऑन होता है, 3 दिन में पूरी तरीके से रिकवर हो जाओगी। रिमूरू बोलता मैजिक क्यूल्स ज्यादा यूज हो गए, पर कैसे। रिगर्ड बोलता है बेचारे इतने सारे मॉन्स्टर के नाम एक ही साथ रख दिए तो इसीलिए ये कमजोर पड़ गए। रिमूरू बोलता है जब उन्हें पता था कि नाम रखने से मैजिक क्यूल खत्म होते हैं तो उन्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अब 3 दिन बाद रिमूरू को वापस होश आता है। तभी एक लड़की बोलती है आप कैसे हैं रिमूरू जी, लगता है आप बिल्कुल ठीक हो गए। रिमूरू पूछता है तुम कौन। अब वो लड़की सबको बुलाने के लिए चली जाती है। तभी रिगर्ड आता है और बोलता है आप तो बिल्कुल ठीक हो गए रिमूरू जी। तो रिमूरू बोलता है वो लड़की जो यहाँ थी, फिर वो उसको देखता है जो कि बिल्कुल हट्टा कट्टा हो गया था। रिमूरू पूछता है तुम कौन हो। तो गॉब्लिन बोलता है रिगर्ड हूँ। रिमूरू बोलता है 3 दिनों में तुम्हें क्या हो गया। तो रिगर्ड बताता है ये नाम मिलने का इफेक्ट है। तो रिमूरू बोलता है अच्छा समझ गया, इसलिए तुम लोग उस दिन बहुत ज्यादा खुश थे। और वो खुश से बोलता है और इसीलिए मेरे मैजिक क्यूल्स कम हो गए थे। तभी वहाँ पर दीवार तोड़कर रांगा आ जाता है। रिमूरू पूछता है तुम रांगा हो ना। तो रांगा बोलता है हाँ, और वो अपनी पूंछ घुमाने लगता है जिससे वहाँ पर बवंडर आ जाता है। अब सारे गाँव वाले उसके जागने पर खुश हो जाते हैं। तभी रिमूरू सबको देखकर बोलता है नाम रखने से ये लोग अपग्रेड हो गए। अब एक जगह पर रिमूरू होता
है जो कि रांगा से बोलता है, रांगा मैंने तो सिर्फ तुम्हारा नाम रखा था, पर सारे डायर वुल्फ्स कैसे अपग्रेड हो गए? तो रांगा बताता है कि हम सबका खून का रिश्ता है, इसलिए मेरे नाम रखने पर वो मुझसे जुड़ गए और अब हम वो पुराने डायर वुल्फ्स नहीं रहे, अब हम टेम्पेस्ट वुल्फ बन गए हैं। और ये बोलकर वो अपनी पूंछ फिर से घुमाने लगता है, जिस वजह से रिमूरू उड़ जाता है। रांगा बोलता है, मेरे मास्टर। रिमूरू बोलता है, तुम इतने ज्यादा खुश मत हुआ करो। रांगा बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, और वो अपना साइज छोटा बड़ा भी कर सकता था। अब रिमूरू सबको इकट्ठा करता है और बोलता है, जैसा कि तुम जानते हो अब हम एक बड़ा परिवार बन चुके हैं, इसलिए हमें 3 नियमों को मानना होगा। पहला नियम, इंसानों का शिकार करना मना है। दूसरा, आपस में लड़ना मना है। और तीसरा, दूसरे मॉन्स्टर्स से भेदभाव करना मना है। बस इतना ही। अब रिगुरु पूछता है, वैसे हम इंसानों पर हमला क्यों नहीं कर सकते? तो रिमूरू बोलता है, बस मुझे इंसान पसंद है इसलिए। अब रिमूरू रिगर्ड से बोलता है, तुम आज से गॉबलिन लॉर्ड हो, यानी तुम गॉबलिन्स के लीडर हो, अपने गांव को अच्छे से चलाना। ये सुनकर रिगर्ड के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, जी मैं अपनी जान भी दांव पर लगाकर अपनी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूंगा। अब वो कुछ गॉबलिन्स को हर जगह नजर रखने के लिए लगा देता है और कुछ को खाना जमा करने की टीम बना देता है और कुछ को घर बनाने के लिए, पर उनसे घर नहीं बन रहे होते, जिस वजह से वो घर गिर जाते हैं। रिगर्ड बोलता है, हमें शर्म आनी चाहिए। तो रिगुरु बोलता है, मुझे माफ कीजिएगा। और जिन्हें कपड़े बनाने का काम दिया था वो भी अपने कपड़े ठीक से नहीं बना पा रहे थे। ये देखकर रिमूरू बोलता है, वैसे ये कपड़े कुछ कम है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक नहीं है। मुझे लगा नहीं था रिमूरू भी ठरकी है। रिगर्ड बताता है, वैसे यहाँ पर किसी को भी कपड़े बनाने नहीं आते। तो रिमूरू बोलता है, अगर नहीं बना सकते तो किसी से खरीद तो सकते हो ना? तो रिगर्ड बताता है, हाँ ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे हम कपड़े भी खरीद सकते हैं, वो घर भी बना सकते हैं और वो और भी कुछ कर सकते हैं। तो रिमूरू बोलता है, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्यों ना मैं उनसे मिल ही लूं। कौन है वो, कहाँ रहते हैं? तो रिगर्ड बताता है, वो डोअरगोन के ड्वार्फ हैं। तो रिमूरू बोलता है, ड्वार्फ? लोहे का काम करने वाले वो मशहूर महारथी, अब तो जाना ही पड़ेगा। वो बोलता है, रिगर्ड मैं डोअरगोन जाना चाहता हूँ, क्या तुम विलेज की जिम्मेदारी उठा सकते हो? तो रिगर्ड बोलता है, हाँ आप बेफिक्र होकर जाइए। अब रिमूरू कुछ वुल्फ और कुछ गॉबलिन्स के साथ अपने सफर पर निकल जाता है। रिमूरू बोलता है, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। अब वो 3 दिन बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। अब रिमूरू गोबूता के साथ उस देश के गेट पर आता है जहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी थी। अब उनके पीछे से 2 बंदे आते हैं जो बोलते हैं, यहाँ पर मॉन्स्टर्स का क्या काम, चलो इन्हें यहीं मार देते हैं। गोबूता डरते हुए रिमूरू को बताता है कि पिछली बार मेरी बहुत पिटाई की थी इन लोगों ने। अब वो बंदा बोलता है, चलो इस स्लाइम का पकड़ लेते हैं और इसे बेच देंगे। रिमूरू गोबूता से बोलता है, गोबूता तुम अपनी आंखें और कान बंद कर लो। तो गोबूता ऐसा ही करता है। अब रिमूरू आगे बढ़कर उन दोनों से बोलता है, सुनो मुझे तुम पर दया आ गई इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, चलो भागो यहाँ से। तो दूसरा बंदा बोलता है, 2 कौड़ी का मॉन्स्टर हमें ऐसे बोलेगा? पहला बंदा बोलता है, पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारी जान नहीं लूंगा, पर अब तुम गए। तो ये सब सुनकर रिमूरू को गुस्सा आ जाता है और वो टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ में बदल जाता है। पर वो बंदे फिर भी नहीं डरते और अपने और दोस्तों को बुला लेते हैं और वो सब मिलकर एक साथ अटैक करते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। रिमूरू बोलता है, तो इस तरीके का अटैक था तुम्हारा? और अपने मन में बोलता है, मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। अब रिमूरू बोलता है, मेरी बारी। उसके बाद वो बहुत जोर से दहाड़ता है, जिस वजह से सारे बंदे वहां से उड़कर गायब भी हो जाते हैं। रिमूरू बोलता है, लगता है ज्यादा हो गया। तभी उस सिटी के सिपाही दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं, तुम कौन हो? तो रिमूरू बोलता है, मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा स्लाइम हूँ। पर फिर भी वो लोग उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। रिमूरू बोलता है, मैं तो बस उन लोगों को डराना चाहता था, पर आपका काम बढ़ाने के लिए मुझे माफ कीजिएगा। तभी एक बंदा दौड़ते हुए आता है और बोलता है, सेनापति मुसीबत आ गई है, आमा सारस माइन में आ गई। ये सुनकर वो बंदा बहुत हैरान हो जाता है। तो वो दूसरा बंदा बताता है, हमारे साथी भी घायल हैं। तो सेनापति पूछता है, दवाई का क्या हुआ? तो बंदा बोलता है कि वो हमने युद्ध के लिए बचा के रखा है। तभी रिमूरू उसके पीछे से जाकर बोलता है, सुनिए। तो वो पीछे घूमकर बोलता है, अरे तुम गुस्से क्यों निकल गए? तो रिमूरू बोलता है, अभी वो सब बताने का टाइम नहीं है, वो देखिए वो आपको चाहिए ना? तो वो बंदा बोलता है, हाँ ये। तो रिमूरू बोलता है, ये ढेर सारी दवाइयाँ हैं। तो बंदा कुछ सोचता है और वो दवाई लेकर जाने लगता है और रिमूरू से बोलता है, सुनो तुम वापस से जेल के अंदर चले जाओ। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिमूरू अपनी स्किल से मजे ले रहा होता है, पर हमें गोबूता को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तो रिमूरू उसे उठाकर उल्टा टांग देता है और बोलता है, इसे सजा मिली और ये घोड़े बेचकर सो रहा है। अब वहाँ वो बंदा कुछ बंदों को लेकर आता है। पहला बंदा बोलता है, वो दवाई तुमने दी थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा बंदा बोलता है, मेरा हाथ लगभग कट ही गया था, अगर बच भी जाता तो काम नहीं करता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिमूरू बोलता है, कोई बात नहीं। अब तीसरा बंदा बोलता है,
तो रिमूरू बोलता कुछ बोलो भी। अब वो सोल्जर रिमूरू को बाहर निकाल देता है। वो बंदा उससे बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मैं तुम्हारे कोई काम आऊँ तो बताना। तो रिमूरू उससे बोलता है क्या मुझे आप बता सकते हैं कि मुझे ड्वार्फ कहाँ मिलेंगे? तो वो बंदा कुछ सोच कर बोलता है हाँ मुझे पता है। तो रिमूरू बोलता है मेरी बहुत मदद हो जाएगी अगर आप मुझे बता देंगे तो। अब अगले दिन वो सोल्जर उसे अपने साथ एक लोहार के पास ले आता है, जहाँ पर रिमूरू उस लोहार की कारीगरी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो उसे उस लोहार के पास ले आता है तो वो बंदा बोलता है कायदो तुम 1 मिनट रुको। रिमूरू बोलता परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। कायदो रिमूरू को बताता है ये मेरा बड़ा भाई काइजिन है। अब वो तीनों बंदे वहाँ आ जाते हैं जो कि रिमूरू को देखकर बोलते हैं अरे आप। तो काइजिन बोलता है तुम इस स्लाइम को जानते हो क्या? तो वो लोग बताते हैं ये वही स्लाइम है जिन्होंने कल हमारी गहरी चोट ठीक की थी। तो काइजिन रिमूरू से बोलता मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिमूरू बोलता है अरे कोई बात नहीं। अब काइजिन पूछता है आपको मुझसे क्या काम है? तो रिमूरू उसे अपनी सारी बातें बता देता है। तो काइजिन बोलता है मैं आपकी बात समझ गया लेकिन मेरे पास अभी बहुत काम है तो मैं आपकी मदद अभी नहीं कर पाऊंगा। एक सन की मंत्री ने मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। तो रिमूरू पूछता है क्या? तो काइजिन बताता है युद्ध की संभावना है इसीलिए मुझे 20 लंबी तलवारें बनानी है, वो भी 1 हफ्ते में। सामान न होने की वजह से अभी तक एक ही बन पाई है। तो कायदो बोलता है अगर ऐसा है तो आप उसे मना क्यों नहीं कर देते हैं? काइजिन बोलता है मैंने तो उसे शुरुआत में ही मना कर दिया था लेकिन वो घटिया मंत्री वेस्टॉप मुझसे बोला अरे अरे पूरे राज्य में मशहूर लोहार काइजिन से इतना सा काम भी नहीं हो रहा है। काइजिन बोलता है वो इतनी बड़ी बात कह गया, उस पागल मंत्री की बात को ऐसे कैसे जाने दूं? रिमूरू उससे पूछता है आपको सामान की जरूरत है? तो काइजिन उसे बताता है मुझे मैजिकल स्टोन की जरूरत है और बोलता है अगर सामान पूरा होता तब भी मुझे 20 तलवारों के लिए 2 हफ्ते लग जाते। रिमूरू को कुछ याद आता है और वो बोलता है मैजिकल स्टोन तो शायद है मेरे पास, और वो उसे बाहर निकालता है और पूछता है क्या इससे आपका काम हो जाएगा? तो काइजिन उसको देखकर बोलता है ओए होए ओए होए ओए ये तो मैजिकल स्टोन है और इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। रिमूरू बोलता है आप जरा इसे ठीक से देखिए। तो काइजिन अपने लोहार वाले चश्मे उतार कर देखता है तो वो उसे देखकर बोलता है ये मैजिकल स्टोन तो मैजिकल स्टील में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो रिमूरू बोलता है बिल्कुल सही। काइजिन बोलता है अब मैं इसकी मदद से और भी ज्यादा पावरफुल तलवारें बना सकता हूँ। अब काइजिन बोलता है आपको इसके लिए क्या चाहिए? तो रिमूरू उससे बोलता है अगर आपके पास कोई कारीगर है तो वो मेरे साथ मेरे गाँव चल सकता है। काइजिन बोलता है बस इतना ही चाहिए आपको? तो रिमूरू बोलता है अभी हमें बस इतनी ही जरूरत है। तो वो बोलता है बहुत आसानी से मिल जाएगा। पर उसका एक भाई बोलता है लेकिन अभी। तो दूसरा भाई बोलता है लोग तलवार बनाने पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो तीसरा भाई बोलता है रिमूरू बोलता है आपके पास पहले से ही एक तलवार बनी हुई है ना, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तो काइजिन का एक भाई वो तलवार लेकर आता है जिसे देखकर रिमूरू बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा शानदार बनी है, और फिर वो उसे अब्सॉर्ब करके उसे एनालाइज करके उसकी कॉपीज बना देता है। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद रिमूरू बोलता है पार्टी? काइजिन बोलता है हाँ आपकी वजह से मेरा काम बहुत जल्दी हो गया। तो रिमूरू बोलता है पर मुझे पार्टी करने की कोई जरूरत नहीं। तो काइजिन का एक भाई बोलता है हाँ कह दो वहाँ पर सुंदर सुंदर एल्फ्स आएंगी। तो एल्फ्स का नाम सुनकर रिमूरू के मन में लड्डू फूटने लगता है। रिमूरू बोलता है अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। अब हमें वहाँ के बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी एल्फ उनका स्वागत करती हैं। अब रिमूरू को एक एल्फ आकर गले लगा लेती है तो दूसरी एल्फ उसे छीन लेती है। फिर तीसरी एल्फ उसे अपने पास लेकर बोलती है ये तो बहुत मुलायम है। तो रिमूरू बोलता है मैं भी यही सोच रहा हूँ। रिमूरू अपने मन में बोल रहा होता है तो ऐसा होता है लड़कियों का बदन। काइजिन बोलता है आप तो पहले आने के लिए मना कर रहे थे, लगता है आपको अब बहुत मजा आ रहा है। तो रिमूरू बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लोग हंसने लगते हैं तो रिमूरू शर्मा जाता है। अब वो लोग बैठते हैं तो रिमूरू अपने मन में बोलता है मैं बता नहीं सकता मैं अभी कितना खुश हूँ, यही तो है जिंदगी के असली मजे। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है। फिर एक एल्फ रिमूरू से बोलती है रिमूरू जी क्या मैं आपकी मदद करूं? मैं इस काम में बहुत ज्यादा माहिर हूँ। पर रिमूरू इसका मतलब कुछ और ही समझ जाता है और अपनी दुनिया में खो जाता है। तभी वो एल्फ बोलती है स्लाइम जी क्या आप तैयार हैं? तो वो देखता है उसके हाथ में भविष्य दिखाने वाला गोला है। तो वो बोलता है अच्छा इसका मतलब ये था। तो वो एल्फ उसका भविष्य दिखाती है जिसमें कुछ बच्चे और एक लड़की होती है, यही लड़की इसकी लाइफ पार्टनर है। काइजिन बोलता है आप तो पूरे लाल हो गए। तो रिमूरू बोलता है मैं रंग नहीं बदलता। तभी वो बंदा अंदर आता और बोलता है आराम फरमाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्या काइजिन जी? तो काइजिन बोलता है मंत्री वेस्टॉन। रिमूरू अपने आप से बोलता है ये तो दिखने में ही जिद्दी और घमंडी लगता है। वेस्टॉन बोलता है आप यहाँ बैठकर आराम फरमा रहे हैं और वहाँ पर लंबी तलवारें बनाने का काम कौन कर रहा है? तो काइजिन बोलता है सारी तलवारें बन चुकी हैं। तो वेस्टॉन हैरान होकर बोलता है क्या सारी तलवारें बन गई कैसे? काइजिन बोलता है तलवारें देखना चाहोगे? तो वेस्टॉन बोलता है वो सब छोड़ो ये सब क्या है? रिमूरू बोलता है क्या मैं? तो वेस्टॉन बोलता है इससे
कितनी गंदी बदबू आ रही है, कौन ऐसे निचले पद के मॉन्स्टर को लेकर आया, और वो वाइन का कप उठाकर उसके ऊपर डाल देता है। तो ये सब देखकर काइजिन को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वेस्टॉन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और बोलता है, तुमने मेरे बुलाए मेहमान की इतनी बेइज्जती की, अब तुम नहीं बचोगे। तो वेस्टॉन बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो काइजिन उसे एक और मुक्का मारता है, जिस वजह से वेस्टॉन बेहोश हो जाता है। अब कायदो आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है, बड़े भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपने ये क्यों किया। तो काइजिन बोलता है, मैंने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे डांट फटकार दिया। तो कायदो बोलता है, बस थोड़ा सा। अब उसके भाइयों और रिमूरू को पकड़कर वो लोग ले जाते हैं। अब उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद रिमूरू काइजिन से पूछता है, वैसे आपका और उस वेस्टॉन का क्या लफड़ा है। तो काइजिन बताता है, बहुत पहले मैं यहाँ के राजा के लिए ही काम करता था और वेस्टॉन मेरा साथी था, पर एक प्रोजेक्ट को फेल हो जाने की वजह से उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि उसमें सारी गलती मेरी है। तो उसके बाद राजा ने मुझे महल से निकाल दिया। उसके बाद उन लोगों को कोर्ट में ले जाया जाता है। अब वहाँ पे वहाँ का राजा आता है। अब कार्यवाही शुरू होती है तो जो उनके साइड वकील था वेस्टॉन के साइड हो जाता है और उनके खिलाफ बोलने लगता है। फिर जज ये सब सुनकर उन्हें सजा के तौर पर 20 साल माइन में काम करने को बोलता है। फिर राजा बोलता है, रुको। और फिर वो बोलता है, लंबे समय बाद मुलाकात हुई काइजिन, तुम ठीक तो हो। तो काइजिन उसके सामने झुककर बोलता है, जी आपको हेल्दी देखकर मुझे खुशी हो रही है। और वो राजा पूछता है, काइजिन क्या तुम मेरे पास वापस अपने पुराने पद पर आना चाहोगे। तो काइजिन राजा से बोलता है, मुझे माफ कीजिएगा महाराज, अब मैंने मास्टर रिमूरू को अपना मास्टर मान लिया है। तो राजा बोलता है, ठीक है। और फिर वो बोलता है, अब फैसला मैं सुनाऊंगा। काइजिन और उसके साथियों को मैं देश निकाला देता हूँ, आज की कार्यवाही खत्म हुई। और काइजिन से बोलता है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। काइजिन ये सब सुनकर रोने लगता है। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो राजा वेस्टॉन से पूछता है, तो क्या तुम भी कुछ कहना चाहते हो। तो वेस्टॉन बोलता है, मैं वो ये सब बोलकर वो चुप हो जाता है। महाराज बोलता है, दुख की बात है, मैंने आज एक बहुत ही वफादार सेवक को खो दिया। तो वेस्टॉन बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं, वो आपकी सेवा कैसे करेगा, उसने तो किसी अरे गहरे स्लाइम को अपना मास्टर चुन लिया। तो राजा बोलता है, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मैंने जिस सेवक को खोया है वो तुम हो। तो ये सुनकर वेस्टॉन बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो बोलता है, मैंने बहुत इंतजार किया कि तुम कभी ना कभी तो सच कबूल कर लोगे, पर तुमने मुझसे कभी नहीं बोला। मैंने देखा कि प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन जब तुमसे वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो तुमने सारा इंजाम काइजिन पर डाल दिया। और उसे वो पोशन दिखाता है जो रिमूरू ने दिया था। वो बोलता है, ये वो पोशन है जिससे सारी चोटें ठीक हो जाती है। वेस्टॉन बोलता है, ये कैसे हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कोई पोशन किसी के चोटें 98% तक ठीक कर सकता है। तो राजा बोलता है, ये पोशन देने वाला वो स्लाइम है। और फिर वो राजा खड़ा होता है और बोलता है, तुम्हारे कारण इस स्लाइम से हमारा रिश्ता खराब हो चुका है, क्या तुम्हें इस पर कुछ कहना है। पर वेस्टॉन कुछ बोल नहीं पाता और वो रोने लगता है और वो बोलता है, जी मुझे कुछ नहीं कहना महाराज। और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। फिर वो राजा बोलता है, वेस्टॉन अब से तुम मेरे सामने मत आना, और आखिरी बार मुझे तुमसे बस यही कहना है, सेवा के लिए धन्यवाद। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वेस्टॉन वहीं बैठा बैठा रो रहा होता है। उसके बाद हमें रिमूरू और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि उस देश को छोड़कर जा रहे होते हैं। फिर से हमें राजा को दिखाया जाता है जिसके पास एक बंदा आता है। तो राजा उससे बोलता है, उस स्लाइम पर नजर रखो। तो वो बंदा बोलता है, ठीक है, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो राजा खुद से बोलता है, वो मॉन्स्टर है, मानो जैसे स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा हो। उसके बाद हमें ब्लू मून स्टेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्यूज के पास ये तीनों रिपोर्ट लेकर आए होते हैं। तो फ्यूज बोलता है, तो बताओ जंगल जुरा में क्या हुआ। तो उनके टीम का कैप्टन बोलता है, आपको तो सिर्फ रिपोर्ट की पड़ी है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि हम लोग कितनी मुश्किल से वहाँ से आए हैं। तो फ्यूज गुस्सा हो जाता है। तो वो बंदा डर जाता है। तो वो बंदा बोलता है, आपने जैसा ऑर्डर दिया था हमने जंगल जुरा को पूरा छान मारा, पर हमें वहाँ वेल्डोरा का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। तो फ्यूज बोलता है, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं, ठीक है हम जा रहे हैं। तो फ्यूज बोलता है, रुको, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी देता हूँ। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, सिर्फ 3 दिन। फ्यूज बोलता है, 3 दिन बाद तुम लोगों को उस केव के आसपास के मॉन्स्टर पर नजर रखनी है। अब वहाँ वेल्डोरा नहीं है तो जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे। फिर बाहर आकर वो लड़का और वो लड़की बोलते हैं, वो बुड्ढा तो बिल्कुल ही पागल है, अभी अभी तो हम आए थे, हमें और छुट्टी चाहिए। तो वो तीसरा बंदा बोलता है, अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, तो चलो हमें चलना चाहिए। तभी उनके पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है, जरा सुनो। फिर वो लोग उस लड़की को देखते हैं तो उस लड़की ने एक मास्क पहन रखा होता है। तो वो बंदा पूछता है, तुम्हें हमसे कोई काम है। तो वो लड़की पूछती है, क्या तुम लोग जंगल जुरा के साइड जा रहे हो। तो वो कैप्टन बोलता है, जा भी रहे हैं तो क्या। तो वो लड़की पूछती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो वो दूसरी लड़की आगे आकर बोलती है, हाँ। तो वो बंदा गुस्सा होकर बोलता है, तुम भूल गई कि मैं इस टीम का लीडर हूँ। वो लड़की बोलते, कोई
बात नहीं, अकेले जाने से अच्छा तो हम इसे भी अपने साथ ले जाए। फिर वो लड़की उस लड़की को अपने टीम के लोगों का नाम बताती है। वो बोलती है मैं हूँ एरन, ये है कबारू और वो गीदो। तो वो लड़की बोलती है मेरा नाम सीजू है। तो एरन बोलती है आपसे मिलकर अच्छा लगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें रिमूरू और रांगा को दिखाया जाता है, जहाँ रिमूरू रांगा को एक स्किल सिखा रहा होता है जिसका नाम होता है ब्लैक लाइटनिंग, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अब वो दोनों गाँव वापस आ जाते हैं। उसके बाद रिमूरू हमें बताता है अब हमारे पास एक बेहतरीन लोहार और उसके तीनों भाई, जिसमें से सबसे बड़ा भाई आर्मर मेकर बन गया और बीच वाला भाई लोगों को क्राफ्टिंग सिखाने लगा और सबसे छोटा भाई विलेज के लिए घर बनाने लगा। और वो बताता है जब मैं वापस आया तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे दूसरे विलेज के गॉब्लिन्स आ गए थे। तो रिमूरू उन्हें भी विलेज में रखने के लिए मान जाता है और वो उन 500 गॉब्लिन्स का नाम रखकर 3 दिन तक सो जाता है। अब रिमूरू के पास रिगर्ड आकर बताता है कि हमें जंगल में कुछ इंसान देखने को मिले हैं। अब हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी चींटियां पड़ी हुई थी। गीदो बोलता है ये सब गबारू की गलती है, उसी ने इन चींटियों के बिल में तलवार घुसाई थी। तो गबारू बोलता है मैं तुम्हारा लीडर हूँ, इज्जत से बात करो समझे। तो एरन बोलती है अगर मैं मर गई तो मैं गबारू को भूत बनकर डराऊंगी। तो गबारू हंसते हुए बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ मरने वाला हूँ। अब सीजू भागते भागते रुकती है और अपनी तलवार निकालकर उन चींटियों को मारने लगती है और वो सारी चींटियों को मार देती है। ये देखकर उन लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी एक चींटी उड़ जाती है और सीजू उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसे कुछ होता है और वो अपने घुटनों पर आ जाती है। अब वो चींटी उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर ब्लैक लाइटनिंग से अटैक होता है। अब वो लोग उसके पास जाते हैं और पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। अब धूल हटती है तो वहाँ पर रिमूरू होता है। वो लोग देखते हैं कि ये तो एक स्लाइम है। अब रिमूरू उसे उसका मास्क वापस कर देता है और उससे पूछता है आपको चोट तो नहीं लगी। तो सीजू बोलती है नहीं मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी। रिमूरू देखता है कि ये वही लड़की है जो उस भविष्यवाणी के गोले में दिखी थी। सीजू बोलती है तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू, और एक स्माइल कर देती है। अब रिमूरू उन्हें अपने गाँव में ले आता है जहाँ पर वो तीनों खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। अब रिमूरू टेंट के अंदर जाता है तो वो देखता है ये लोग तो भुक्कड़ की तरह खा रहे हैं और ये लोग वही होते हैं जो इसे केव में मिले थे। अब रिगर्ड बोलता है हम आपको अपना परिचय देते हैं, ये है हमारे मास्टर स्लाइम रिमूरू। तो वो तीनों एक साथ बोलते हैं मास्टर। रिमूरू बोलता है क्या मैं मास्टर नहीं हो सकता। तो वो लोग बोलते हैं हाँ आप हो सकते हैं। अब रिमूरू एक मजाक करता है, वो बोलता है मैं हूँ स्लाइम मॉन्स्टर रिमूरू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जो मजाक कोई नहीं समझ पाता सिवाय सीजू के। अब वो तीनों उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। रिमूरू उनसे बोलता है तुम यहाँ कुछ दिन रुक सकते हो, हमारा विलेज तुम्हारा विलेज है। अब शाम के टाइम सीजू एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी होती है। तभी उसके पास रिमूरू आता है और बोलता है तुमसे बात कर सकता हूँ, दरअसल मुझे कुछ पूछना था, क्या तुम। तभी सीजू पूछती है स्लाइम जी वो गेम का डायलॉग था ना। और वो बोलते मैंने ये गेम नहीं खेला पर मेरे देश में मैंने ये किसी से सुना था, और वो उसे उठा लेती है। रिमूरू अपने मन में बोलता है वाओ स्लाइम बनने के बाद तो हर लड़की तुरंत गले लगा लेती है। अब सीजू पूछती है स्लाइम जी क्या आप भी जापानी हो। तो रिमूरू बोलता है हाँ। तो सीजू बोलती है मिलकर खुशी हुई, और वो अपना मास्क उतार देती है। सीजू पूछती है क्या आप भी दूसरी दुनिया से आए हो। तो रिमूरू बोलता है हाँ मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अब रिमूरू भी उससे पूछता है तो वो बताती है मैं एक समन हूँ। रिमूरू पूछता है तुम इस दुनिया में कब आई थी। तो सीजू बताती है बहुत पहले, मेरा शहर आग की लपटों में झुलस गया था। तो रिमूरू उससे बोलता है मैं एक मजेदार चीज दिखाऊं। तो सीजू पूछती है मजेदार चीज। तो रिमूरू अपने सिस्टम से बोलता है। तो फिर वहाँ पर एक होलोग्राम आ जाता है जिसके अंदर रिमूरू का कंप्यूटर होता है जिसमें कुछ गलती चीज चल रही होती है। तो रिमूरू बोलता है अरे ये दिखाने थोड़ी बोला था। फिर सिस्टम उसे टोक्यो शहर की हिस्ट्री दिखाती है जिसमें उस अटैक के बाद प्रेजेंट तक का सीन होता है जहाँ पर टोक्यो शहर बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका होता है। ये सब देखकर सीजू बहुत खुश हो जाती है। रिमूरू बोलता है मैं इस दुनिया को भी ऐसा ही बनाना चाहता हूँ। तभी सीजू को बहुत जोर से खांसी आ जाती है। तो रिमूरू उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ। तो सीजू बोलती है कुछ नहीं, और वो अपना मास्क वापस लगा लेती है। तभी वहाँ पर काइजिन आ जाता है और रिमूरू को बुलाता है। अब वो सीजू को बाय करके उसके पास चला जाता है। काइजिन बोलता है मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बन गया। तो रिमूरू बोलता चुप रहो। फिर सीजू अपने पुराने टाइम को याद करने लगती है जब उसे समन करके इस दुनिया में बुलाया गया था। वो बंदा बोलता है ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो सीजू बोलती है प्लीज मुझे बचा लीजिए। फिर वो बंदा बोलता है मैं इसे नकारा समझ रहा था, शायद ये इफरीतों के काम आ जाए। और वो एक स्पिरिट को बुलाता है और उससे बोलता है इफरीतो आज से ये शरीर तुम्हारा हुआ। तो इफरीतो उसके तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर इसका पार्ट 1 खत्म होता है। और आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमासु।